गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का द एसएससी के आपके यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। और आज तो सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और उम्मीद करते हैं सभी लोग दही चूड़ा बिल्कुल खा लिए होंगे और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जितने भी लोग हैं एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चारों तरफ फैला दीजिए बिल्कुल। इस 23-24 की जितने भी सारे न्यू इडियम हैं, या फिर हम तो अपने इसीलिए थंबनेल पे ही पहले डाले हुए हैं कि 10 सही करके बताओ। बिल्कुल इसमें से अगर आपको जितना भी आपने पढ़ा होगा 1000-1200 जितना भी आपने ईडीएम पढ़ा होगा, उसमें से ये सारे मैंने आज 30 लिए हैं। और नेक्स्ट इसके पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें भी 30 लेंगे और उसको भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अभी इस वाले सेशन में मैंने 30 लिए हैं और अगले वाले सेशन में मैं 30 ले लूँगा, जहाँ पर आपके पूरे के पूरे 60 जो है कंप्लीट हो जाएंगे। जो बिल्कुल कन्फ्यूजिंग ईडियम है वो चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग, जो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डाल रहा हूँ, उम्मीद करते हैं सभी लोग देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं कराता हूँ वो बिल्कुल सटीक और PYQ ही कराता हूँ। और आज भी मैंने वही चीज़ें आपको लेके आया हूँ कि जहाँ पे आप बच्चे फंस जाते हैं। जैसे देखिए 10 सही करके बताओ इसमें से, क्योंकि पहले ही क्योंकि हम ये जो घिसे पिटे पीस ऑफ केक वो भी चैनल पे बहुत कम कराते हैं, क्योंकि वो भी कराना ज़रूरी है जो न्यू बच्चे हैं। लेकिन ये न्यू बच्चों के लिए नहीं है, वो जो बिल्कुल जो एडवांस हो चुके हैं, जो प्रो हो चुके हैं और कहते हैं कि बिल्कुल हम ईडीएम में महारथी हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है खास करके। और इसमें खास करके मैंने सिर्फ वही ईडीएम लिया है ना कि जो आपको बार बार फंसा देते हैं, जो बिल्कुल आप समझ ही नहीं पाते कि उसको सेंस हम कहाँ से निकालें। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल, और मैं निमोनिक के द्वारा आपको बता के एक चीज़ें कि कैसे ये इस ईडीएम का ओरिजिन हुआ, कहाँ से इसको याद कर सकते हैं, कौन सा की पॉइंट पकड़ के हम इसको याद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ बिल्कुल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगेन सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। उम्मीद करते हैं सभी लोग दही चूड़ा वगैरह खा लिए होंगे और छत पे जाइए बढ़िया से और पतंग उड़ाइए। और पतंग किधर उड़ाना है आपको तो पता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए फर्स्ट जो आज का मेरा ईडीएम है वो बहुत ही अच्छा ईडीएम है, स्क्रैप द बैरल। आपने सुना भी होगा यहाँ पे स्क्रैप द बैरल। अब सुनिए इस ईडीएम का उत्पत्ति, और देखिए कब का ईडीएम आया हुआ है ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ऐसे ही सीजन 2023 का आपके पूछा गया ये ईडीएम है, तो इसीलिए आपको कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि बिल्कुल पुराने ईडीएम करा रहे हैं बिल्कुल कि जो आएगा ही नहीं आपके एग्ज़ाम में। तो लेटेस्ट पैटर्न पे मैंने, और देखिए 60 है ना, मैंने आज के 60 जो आपके मैंने यहाँ पर दिखाया कि 60 ईडीएम जो नए वाले हैं मैंने यहाँ पर लिया है। लेकिन इस वीडियो में आपको 30 देखने को मिलेगा, और जब इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम आपको 30 करा देंगे। पहला ईडीएम स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल मतलब होता है किसी चीज़ को अंत तक, अंतिम रिसोर्स तक यूज़ करना। बैरल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आपने देखा होगा जैसे कभी तेल वगैरह आता है, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें तेल वगैरह रखते हैं, केरोसिन तेल का बड़ा सा एक डब्बा होता है। शायद मैं फ़ोटो लगाना भूल गया, फ़ोटो तो लगाना चाहिए था आपके लिए। नेक्स्ट सेशन में सोचेंगे कि फ़ोटो भी लगाने की कोशिश करेंगे आपको। तो एक बैरल बड़ा सा होता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसको बैरल को अंत तक बिल्कुल स्क्रैप कर रहे हैं, मतलब कि अंत तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका ईडीएम का मीनिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, टू बी फोर्स और यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेज, यानी किसी के अंतिम और सबसे कमजोर स्थान संसाधन का उपयोग करने के लिए मजबूर होना। यानी क्या करना, मतलब स्क्रैप कर रहे हैं, मतलब पूरे बैरल से जो अंदर तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो पूरा ऊपर से तो उपयोग कर ही लिया, लेकिन पूरे बैरल के बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल अंत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को बहुत ही पूरे अच्छे से उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका ईडीएम का मीनिंग क्या है, इसका ईडीएम का मीनिंग है टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकनेस रिसोर्सेज, यानी किसी चीज़ को अंत तक उपयोग में लाना। पहला उम्मीद करते हैं आपको ईडीएम अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके अलावा आपको इसमें कोई भी चीज़ भूलने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही देखेंगे स्क्रैप करना, बैरल को अंत तक, यानी अंत तक यूज़ कर लेना उसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टू प्राइम द पंप। अब देखिए प्राइम द पंप भी एक अच्छा है और आप भूलने वाला ईडीएम है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं और सीजन 2023 में पूछा गया ईडीएम है। तो द प्राइम द पंप मतलब होता है किसी आदमी बहुत ही उत्तेजित, मतलब वो बहुत ही उत्साहवर्धक हो, उसी को बोलते हैं। देखिए इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्शन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की बहुत ही तीव्र इच्छा होना, उसी को बोलते हैं। जैसे आप जैसे बहुत ही जुनूनी है, जैसे आप सीजीएल क्रैक करने के लिए बहुत जुनूनी है, कोई खेलने के लिए बहुत इच्छुक होता है, तो उसी को बोलते हैं द प्राइम द पंप।
टू प्राइम द पंप मतलब क्या होता है, इनकोरेज द ग्रोथ ऑफ एक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बहुत ही वृद्धि या फिर क्रिया में प्रोत्साहित करने की जो विधि होती है उसी को बोलते हैं प्राइम द पंप। उम्मीद करते हैं सेकंड ईडियम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और पहले ही बता दें आज की वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बनने वाली है, क्योंकि 30 ईडियम आपको भी, क्योंकि उसमें आपको ईडियम बताना फिर आपको समझाना कि कैसे ये ईडियम का ओरिजिन हुआ, क्या इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, तो थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे लंबे होने वाली है। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर बहुत अच्छा ईडियम है, और पहले तो इस ईडियम में सभी लोग को बताएंगे स्वेट। स्वेट मतलब होता है बिल्कुल पसीना। अब ब्रेक स्वेट मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब पसीने को तोड़ रहे हैं। पसीना तोड़ना भाई, पसीना तोड़ना मतलब होता है बिल्कुल कड़ी मेहनत करना, उसी को बोलते हैं। जैसे कोई आदमी कहता नहीं, आपने सुना भी होगा आप आम बोलचाल की भाषा में, कि वो पसीना तोड़ मेहनत किया, पसीना तोड़ मेहनत किया, उसको बोल सकते हैं। तो ब्रेक स्वेट, ब्रेक स्वेट मतलब होता है बिल्कुल, स्वेट मतलब होता है पसीना, पसीना तोड़ मेहनत किया मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है उसने। टू इसका ईडियम का मीनिंग क्या है, इस ईडियम का मीनिंग है टू यूज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, मतलब बहुत ही पसीना तोड़ मेहनत किया, यानी ब्रेक स्वेट उसका ईडियम है। और इस ईडियम का मीनिंग क्या है, टू यूज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। उम्मीद करते हैं ये एमटीएस 2022 में आपको पूछा गया। उम्मीद करते हैं 30 नंबर तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए 4 नंबर ईडियम देखते हैं। 4 नंबर ईडियम हो जाएगा गो डाउन लाइक ए लीड बैलून। ये भी एक अच्छा ईडियम है, और आपके एमटीएस 2022 में आपको पूछा गया है। तो गो डाउन लाइक ए लीड बैलून मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी रिसीव्ड बैडली बाई एन ऑडियंस, मतलब ऑडियंस के द्वारा आपको बुरा बुरा बोलना। जैसे आप एक और हम लोग को कल बताए थे, कौन सा ईडियम बताए थे, हाँ ब्रेक लेग, हाँ बताए थे ना उसमें कि जो पुराने ज़माने में जैसे आप लोगों ने संसद में देखते होंगे कि एक हाथ से ताली लोग बजाते हैं, तो वहाँ पे बहुत पुराने ज़माने में लोग किसी की सहमति देने के लिए अपने दोनों पैर पटकते थे, तो वहाँ से ब्रेक लेग उठ के आया था। इसी तरह ये है गो डाउन लाइक ए लीड बैलून, मतलब दर्शकों के द्वारा बुरी तरह से अस्वीकार किया जाना, उसी को बोलते हैं टू बी गो डाउन लाइक ए लीड बैलून। मतलब जो आपका बैलून है वो लीड कर गया है, तो उसी को बोलते हैं टू बी रिसीव्ड बैडली बाई एन ऑडियंस, यानी ऑडियंस के द्वारा बिल्कुल आपको बुरी तरीके से अस्वीकार कर देना, उसी को बोलते हैं। तो गो डाउन लाइक ए लीड बैलून। उम्मीद करते हैं 4 नंबर तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर हो जाएगा ए ब्रोथ ऑफ ए बॉय। देखिए ये भी एक नया ईडियम है, और एमटीएस 2022 में पूछा गया है, और ऐसा ये चांसेस बिल्कुल बनता है कि आपको सीजीएल 2025 में भी देखने को मिलेगा। तो ए ब्रोथ ऑफ ए बॉय का मतलब होता है कि बहुत ही लाइवली या फिर एनर्जेटिक जो बच्चा होता है, उसी को बोलते हैं ए ब्रेथ ऑफ ए बॉय। अब ये जैसे मैंने आपको एक बार बता दिया, अब जब भी आप ये ईडियम को देखेंगे तो ए ब्रोथ ऑफ ए बॉय मतलब बहुत ही उत्साह वाला लड़का, डायरेक्ट मारिएगा कौन सा, ए लाइवली एनर्जेटिक यंग पर्सन को बोलते हैं, तीव्र या ऊर्जावान व्यक्ति को बोलते हैं ब्रोथ ऑफ बॉय। लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला हो जाएगा हिट द हे। अब देखिए हे मतलब होता है घास, हे मतलब क्या होता है, घास होता है। तो घास को हिट करना मतलब घास को मारना, नहीं समझे आप। यहाँ पर देखिए हम एक निमोनिक बता रहे हैं, जैसे कितने लोग अब यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड में खेलने जाते हैं अभी, ये बताइए। जब आप क्रिकेट जब खेलने जाते हो ग्राउंड में, और जब आप थक जाते हैं तो वहाँ पे बैठते हैं, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे आप घास को थोड़ा ऐसे कुछ लगा रहता है तो वहाँ पे कुछ हटा देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं। तो घास को मारना मतलब क्या, कि मार के हाथ से ऐसे साफ करेंगे थोड़ा बहुत, वहाँ पे आप सोएंगे। तो हिट द हे मतलब मैं निमोनिक बता के आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ कि हिट द हे मतलब घास को मारना, मतलब क्या करना, आपने घास को थोड़ा सा ऐसे कुछ जो भी है वहाँ पे आपने हटाया और वहीं पे आप सो गए। तो टू गो टू बेड को क्या बोलते हैं, टू गो टू बेड को बोलते हैं हिट द हे। हिट द हे मतलब होता है घास को मारना, मतलब टू गो टू बेड। उम्मीद करते हैं आपको 6 इडियम बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये वाला यहाँ तक आपको 6 इडियम तक बिल्कुल अच्छे समझ में समझा दिए हैं। और आइए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। और देखिए मैंने जो इडियम उठाया है ना, आज पहले ही बोले हैं कि जो बिल्कुल बिगनर हैं वो इस वीडियो को ना देखें, वो लोग और भी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है चैनल पे, उसको जाके देखिएगा, वरना आपको ये समझ में बहुत ही कम आने वाला है, पहले ही बता रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा इडियम है कि जहाँ पे बच्चे गलत करके आते हैं, उनको याद नहीं रह पाता, वो सारे इडियम मैंने लिया है सीजीएल 2025 को टारगेट करते हुए। आइए 7 नंबर का इडियम हो जाएगा मेरा रस्ट बकेट। अब देखिए रस्ट मतलब होता है जंग लग जाना किसी चीज़ पे, मतलब बकेट पे जंग लग गया। इस चीज़ का क्या मतलब भाई, मतलब मेरी बाल्टी में क्या हो गया, जंग लग गया। इसको क्या बोलेंगे,
मेरी बाल्टी में जंग लग गया है तो मतलब मैं क्या चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि ए व्हीकल दैट इज ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन, मतलब कि जो बहुत ही बेकार है, और मतलब वो गाड़ी जो बहुत ही बेकार है और मतलब समझिए कि वो टूटी है बिल्कुल, उसी को बोलते हैं। तो रस्ट बकेट मतलब कि जंग लगा बाल्टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका, सॉरी, ए व्हीकल ए व्हीकल दैट इज ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन, मतलब बिल्कुल अंत तक तो टूट ही चुकी है वो, उसको बोलते हैं रस्ट बकेट। उम्मीद करते हैं 7 नंबर भी ईडीएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर हो जाएगा क्विट समबडी पिच। क्विट समबडी पिच का मतलब होता है अपसेट समवन प्लान्स, यानी किसी की योजनाओं को विफल कर देना। मतलब क्विट मतलब होता है किसी चीज़ को ऑड तरीके से, पिच मतलब यहाँ पे ये न्यूमेरिक देखिए, क्विट मतलब होता है किसी चीज़ को ऑड करना, मतलब किसी पिच को आपने वहाँ पे कुछ कर दिया, तो आप किसी को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को अपसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब किसी प्लान को अपसेट कर दिया। तो क्विट समबडी पिच का मतलब सॉरी, क्विट समबडी पिच का मतलब होता है अपसेट समवन प्लान, किसी की योजनाओं को विफल कर देना, उसको बोलते हैं। तो क्विट समबडी पिच का मतलब क्या हो जाएगा, किसी पिच को आपने मतलब ऑड कर दिया, उसको क्या कर दिया, आप उसके प्लान को अपसेट कर दिया। आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर होता है क्रॉस द रबिकॉन। अब देखिए ये भी अच्छा इडियम है, और काफ़ी लोग तो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, और जब पढ़ेंगे तो इसका ट्रिक ही नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए 9 नंबर जो है ये बहुत ही अच्छा इडियम है, और एमटीएस 2022 में, और आपको भी पता है कि एमटीएस का एक हथियार यही रहता है कि वो नया नया इडियम ढूंढे और वहाँ से लेके आए, क्योंकि बच्चे वहाँ पे फंसे और वो अपना आराम से, क्योंकि आपको भी पता है कि सीजीएल के मेंस के मुकाबले एमटीएस में वहाँ पे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिलता है। मैथ की पहले की बात मैं कर रहा हूँ जब मैथ और रीजनिंग का भी वैल्यू होता था, लेकिन अभी तो फिलहाल एमटीएस में मैथ और रीजनिंग की कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें ना कोई निगेटिव मार्किंग होती है। तो क्रॉस द रूबिकॉन मतलब क्या होता है, क्रॉस द रूबिकॉन एक नदी है। रूबिकॉन आप लोग जाइएगा और वहाँ पे सर्च करिए गूगल पे, तो आपको रूबिकॉन एक नदी होगी, और ये बात कर रहा है कि रूबिकॉन को उसने क्रॉस कर दिया, मतलब रूबिकॉन नदी को उसने क्रॉस कर दिया। मतलब क्या है, मतलब ये चीज़ें हैं कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि जो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, मतलब आपने उसको चीज़ को झेलना है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मेड एन इररिलेवेंस चेंज दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, यानी कि आपके लाइफ के ऊपर अब आप वो इम्पैक्ट करेगा। मतलब हमको तो थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि ग्रीस वगैरह या फिर किसी में अगर वहीं पे कोई ये नदी है रूबिकॉन, और कोई सेना थी जो क्रॉस कर गई थी, और उन लोगों को मारने के लिए वो लोग इस नदी को क्रॉस किए थे। तो उन लोगों के अब जो वो नदी जो क्रॉस किए हैं, तो वो लोग तो लड़ेंगे ही, बिल्कुल लड़ने के लिए गए हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रॉस द रूबिकॉन, यानी मेड एन इररिलेवेंट चेंज दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट हिज लाइफ, इसको बोलते हैं। आइए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर हो जाएगा 10 नंबर हो जाएगा द वाई एंड वेयर्स। इसको याद कराने की जरूरत नहीं है। वाई मतलब होता है कहाँ, और वेयर मतलब होता है कब, सॉरी, वाई मतलब होता है कब और वेयर मतलब होता है कहाँ, यानी कि आप रीजन बताइए कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको रीजन बोलते हैं। 10 नंबर बिल्कुल ईजी है, ये आपके CHSL 2022 में और GD 2022 में दोनों में पूछा गया है। और बार बार कहते हैं GD को इग्नोर मत करिएगा, GD का इडियम उठा के आपको CHSL में CGL में दे देता है। देखिए यहाँ पर जैसा कि वही हाल हुआ है, वाइज एंड वेयरस। आइए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर हो जाए डेड रिंगर। देखिए डेड रिंगर एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बिल्कुल डुप्लीकेट हो, जैसे जैसे एक और आता है इसका बी पीज इन पॉड, यानी ये भी आपको कराएंगे, लेकिन बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा पीज इन पॉड। थोड़ा बताइए तो कि टू बी पीज, अभी तो मैंने बता ही दिया डेड रिंगर एग्जैक्ट डुप्लीकेट, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे ही देंगे, लेकिन जल्दी ही मैं आपको होमवर्क भी एक लेके आऊँगा जहाँ पे आपको लास्ट में इसका आंसर करना रहेगा। तो डेड रिंगर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो एग्जैक्ट डुप्लीकेट हो उसी को बोलते हैं डेड रिंगर। यानी कि ये जो अभी मेरे पास ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप का एक और डेड रिंगर है, मतलब इसी का एकदम हूबहू 2 कॉपी है, उसी को बोलते हैं एग्जैक्ट डुप्लीकेट डेड रिंगर हो जाएगा। टू बी माई गेस्ट, टू बी माई गेस्ट मतलब प्लीज़ डू इट, मतलब कृपया इसे करें। मतलब अब पहले आप किसको, जैसे घर पे आपके कोई मेहमान आएगा तो पहले किसे वैल्यू देंगे, पहले उसे वैल्यू देंगे। तो प्लीज़ डू इट यानी कि पहले इनको करो। डेड रिंगर भी समझ में आ गया, और बी माई गेस्ट इसमें भी ईजी था, ये भी प्लीज़ डू इट हो गया। आइए 13 नंबर डिस्कस करते हैं। 13 नंबर हो जाएगा एस इन द होल। अब देखिए ताश तो वैसे सभी लोग जानते ही होंगे कि ताश में 52 पत्ता होता है वगैरह, काली चिड़िया और ये सब वो सब जो भी होता है, राजा गुलाम जोकर जो भी रहता है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि उसमें शायद इक्का जो होता है वो बहुत ही मतलब उसको मतलब बहुत ही सुपीरियर माना जाता है ऐसे।
और उतना तो ज़्यादा हमको भी ताश के बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो इक्का होता है, जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि अपना इक्का तभी निकालो जब सामने वाला बादशाह निकले। शायद आपने ऐसा रील वगैरह में या फिर ऐसा कई जगह सुना भी होगा। तो एस इन द होल का मतलब क्या होता है? एस इन द होल का मतलब होता है कि अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे दिखाओ, अपनी जो एबिलिटी है वहाँ पे दिखाओ जहाँ पे मतलब आपको वैल्यू बने, तो उसी को बोलते हैं एस इन द होल। तो आइए इसको ईडियम का मीनिंग समझते हैं। ईडियम का मीनिंग हो जाएगा ए मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन, मतलब आपके पास जो एडवांटेज है उसको हिडन रखिए। एंड कब निकालिए? एंड एन आइडियल टाइम, मतलब बड़े जो आपके पास बड़ा चीज़ है उसको कब निकालिए? जब आपको जो उसको ज़रूरत हो। तो एस इन द होल का मतलब क्या होता है? एस इन द होल का मतलब होता है ए मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम। उम्मीद करते हैं 13 नंबर तक आपको समझ में आया होगा। आइए, और सभी को अगेन हैप्पी मकर संक्रांति। और उम्मीद करते हैं कि अभी सभी लोगों ने देखा कि 1 जनवरी आया था, और काफ़ी बहुत सारे लोगों ने 1 जनवरी में पता नहीं कहाँ घूमने जाते हैं। बहुत सारे लोग तो राम मंदिर गए थे, और एक रिकॉर्ड भी बना वहाँ पे, हमको बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए मैंने आज सोचा कि चलिए आज आप लोग को भी राम मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग राम मंदिर का दर्शन कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इडियम हो जाए गुड ग्राइफ। गुड ग्राइफ का मतलब क्या होता है? गुड ग्राइफ का मतलब होता है बिल्कुल कि बहुत ही निराशा में होना, मतलब ग्राइफ मतलब भी होता है बहुत ही दुखी व्यक्त करना, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर इडियम का मीनिंग क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं गुड ग्राइफ। देखिए याद रखिए की पॉइंट यहाँ पे, ग्राइफ ग्राइफ का मतलब क्या होगा? ग्राइफ का मतलब होगा आपका दुखी में होना। एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी फ्रस्ट्रेशन में होना, उसी को बोलते हैं गुड ग्राइफ। सॉरी, गुड ग्राइफ का मतलब क्या हो गया? एन एक्सप्रेशन ऑफ, ग्राइफ मतलब भी होता है दुखी, तो उसको यहाँ से याद रखिएगा, की पॉइंट है आपके लिए ग्राइफ। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेस्ट द टेप, अच्छा वर्ड, अच्छा इडियम, एक बार अगेन फिर से बहुत अच्छा इडियम, CHSL 2022 में पूछा गया टीयर 1 में। देखिए आइए डिस्कस करते हैं। टू बी ब्रेस्ट द टेप। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अच्छा, बचपन में कितने लोगों ने स्कूल में वो रेस मतलब होता है तो आप लोग पार्टिसिपेट करते थे? क्योंकि जैसे वहाँ पे कभी कभी क्या होता था कि कोई रुमाल रहता था, और रुमाल जैसे ही वो रेफरी छोड़ता था तो बच्चे दौड़ना स्टार्ट करते थे। या फिर कभी कभी गोली भी होती है कि गोली मारेगा वो, तो फिर बच्चे रेस में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जीतता कौन है? जीतता वही है जो सबसे पहले जो वहाँ पे लगी होती है टेप, उस जैक को टेप से अपने चेस्ट के साथ वहाँ पे टच करता है, तो वही तो जीतता है। आप उम्मीद करते हैं आप ये इडियम का मतलब समझ गए हैं। टू ब्रेस्ट द टेप का मतलब होता है टू विन द रेस, मतलब दौड़ जीतने के लिए आपने अपने ब्रेस्ट से टेप को टच किया। मतलब क्या किया आपने? पहले अगर आपने वो ब्रेस्ट को अपने टेप से टच कर दिया तो आप रेस को जीत गए। तो आप उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा एक्सप्लेन आपको नहीं मिल सकता। आइए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है टू द मैनर बॉन्ड। टू द मैनर बॉन्ड का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो कि वो स्वाभाविक रूप से हो रहा हो। टू द मैनर बॉन्ड का मतलब होता है कि कोई बच्चे फ्लेयर होते हैं, जैसे नेचुरल टैलेंट, सुनते भी होंगे कि आपने टीवी वगैरह में देखा भी होगा या फिर यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे देखा भी होगा कि कोई बच्चा है जो शुरुआत से ही जैसे 3 साल 4 साल का हुआ तो उसके अंदर एक फ्लेयर टैलेंट है। मतलब वो बचपन से ही उसको शिमला की राजधानी पूछ लो या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ लो, बिहार की राजधानी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, तो वो क्या है? वो है टू द मैनर बॉन्ड, यानी कि टू डू समथिंग एज थॉरो इज द कमिंग नेचुरली, मतलब उसके नेचुरल से ही टैलेंट वो मिला हुआ है और वो सारी चीज़ें ऐसे नेचुरल से ही डील कर रहा है। तो टू द मैनर बॉन्ड का मतलब क्या होता है? टू द मैनर बॉन्ड का मतलब होता है टू डू समथिंग एज दो इट इज़ कमिंग नेचुरली, मतलब नेचुरल से ही वो स्वाभाविक है, वही ऐसे ऐसे है। कास्ट समवन एड्रिफ्ट, 17 नंबर इडियम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कास्ट समवन मतलब आपने उसको कास्ट कर दिया, कब? जब वो बिल्कुल दुख में था, तब आपने उसको कास्ट कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ पर्पज, यानी आपने उसको कब कास्ट किया? यानी कि जब लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट ऑन पर्पज, यानी कि उसको जब आपने कास्ट कर दिया जब उसको सबसे ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो कास्ट समवन एड्रिफ्ट का मतलब होता है टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पज, उसी को बोलते हैं यहाँ पे कास्ट समवन एड्रिफ्ट। आइए 18 नंबर देखते हैं। इसको याद रखिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं बन पाएगी। बिस्ट ऑफ बर्डन मतलब जानवर जो जैसे आपने खच्चर वगैरह देखा होगा पहाड़ों पे, वो जो सामान ढोते हैं उन लोग को बोलते हैं। तो एक ऐसा जानवर जो सामान ढोता है उसको बोलते हैं एन एनिमल डेट कैरीज लगेज।
एन एनिमल दैट कैरीज लगेज उसको बोलते हैं ब्रिस्ट ऑफ बर्डन। इसमें आपको ये याद ही करना पड़ेगा क्योंकि हर ईडियम को आपको ओरिजिन बता पाना और ये पॉसिबल नहीं, आप भी जानते हैं। आइए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर हो जाएगा नैक ऑफ फूड्स। नैक ऑफ फूड्स का मतलब कि आपके आसपास क्या चल रहा है चीज़ें, जैसे आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं आपके, उसी को बोलते हैं नैक ऑफ फूड्स। मतलब कि बगल बगल, बिल्कुल बगल, उसके बगल, इसके बगल, उसी को बोलते हैं नाइबरहुड, पड़ोसी। उम्मीद करते हैं नैक ऑफ फूड्स का मतलब भी समझ में आया होगा। और तारक मेहता तो आप जानते ही हैं, अच्छा एपिसोड है, वहाँ पे तो देखते ही हैं कितने बिल्कुल नैक ऑफ फूड्स है, अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हैं। और आपको बाकी आगे कहानी पता है, उम्मीद करते हैं समझ आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ मतलब होता है टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, यानी किसी चीज़ को, प्रेशर को, दबाव को कम करना। मतलब स्लैक मतलब होता है क्या, कम करना। तो स्लैक ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, यानी उसी चीज़ को बोलते हैं स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ की प्रेशर को कम करना। और ये कब पूछा गया है, CHSL 2022 टीयर 1 में ये भी पूछा गया है। सेव योर ब्रेथ। सेव योर ब्रेथ मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो व्यर्थ होगा, यानी कि टू सेव योर ब्रेथ का मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, यानी कुछ ऐसा करना जो आपके लिए बिल्कुल रवैये में ना हो, उसी को बोलते हैं। तो अपने एफर्ट को जो है वो सेव करके रखो, उसी को बोलते हैं। तो टू मेक वन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, मतलब आप जो करेंगे वो बिल्कुल फ्यूटाइल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसी को बोलते हैं। तो अपने सेव योर ब्रेथ मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए बाइट एट द चेरी, यानी कि एक चेरी है और आपने उसको एक बाइट काट लिया। एक चेरी है और उसने आपने उसे उठाया और एक बाइट काट लिया। आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, यानी कि एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए आपने कोई अटेम्प्ट दिया यहाँ पर। तो बाइट एट द चेरी मतलब होता है जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो इसी तरह वो भी आपका एक बाइट एट द चेरी है। यानी कि आप चेरी है, चेरी कितना अच्छा रखा है और आपने उठाया उसको, एक बाइट कट कर लिया, यानी कि एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, यानी कुछ करने के लिए कुछ करना, मतलब कुछ अटेम्प्ट करना खास करके। उम्मीद करते हैं 22 इडियम तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और आज का मेरा लास्ट स्लाइड है, और ये चीज़ें बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज का हम लोग लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। आइए 23 नंबर इडियम। 23 नंबर हो जाएगा द होल बॉल ऑफ वैक्स, यानी कि एवरीथिंग रिलेटेड टू पार्टिकुलर सिचुएशन, द होल थिंग, यानी कि पूरे चीज़ को डिस्कस करना। होल बॉल ऑफ वैक्स यानी कि सभी चीज़ को इंक्लूड करके चलना। जैसे कि आपने फिजिक्स भी पढ़ लिया, केमिस्ट्री भी पढ़ लिया, बायोलॉजी भी पढ़ लिया, तो होल बॉल ऑफ वैक्स, यानी आपने क्या किया, सभी चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की। इसी को बोलते हैं एवरीथिंग रिलेटेड टू पार्टिकुलर सिचुएशन, द होल थिंग, यानी किसी विशेष स्थिति से संबंधित कुछ चीज़ या पूरी बात को बोलते हैं। और ये आपका ईडियम बहुत अच्छा ईडियम है, CHSL 2022 में पूछा गया है ये भी। तो होल बॉल ऑफ फैक्ट्स, यानी सभी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू पार्टिकुलर सिचुएशन, द होल थिंग, उसी को बोलते हैं। आइए 24 नंबर इडियम, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा भूला जाने वाला इडियम, और बहुत बार ये रिपीटेड है, पहले ही बता रहे हैं। और मेरा वीडियो देखने के बाद भी हमको लगता है कि ये बहुत से बच्चे यहाँ पे गलत करेंगे, हमको ये कंफर्म ये पता है, क्योंकि बच्चे का मैं रुख जान गया हूँ कि अगर ये मैं इडियम को करा भी दूँ और कितना भी ट्रिक बता दूँ, ये बच्चे भूलेंगे ही भूलेंगे, और SSC बार बार पूछेगी ही पूछेगी। और ये कब उठ के आया था, ये आपको CHSL 2022 में पहली बार देखने को मिलेगा, लेकिन CGL 2023 में भी देखने को मिलेगा। कब, मैं अगले जब मैं ये फिर से इडियम आएगा यही वाला, कब, जब मैं नेक्स्ट इसका पार्ट लाऊंगा तब। तो पिग इन पॉक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ ब्रॉट अबाउट विदाउट एग्जामिन प्रॉपरली, यानी कि बिना जैसे आप कहीं पे गए और भाई चावल दे दो, गेहूँ दे दो, आपने वो जो जैसा दिया, वो सड़ा गला जो भी था आपने खरीद लिया, लेके चले आए। शर्ट गए खरीदने, भाई शर्ट एक दे दो मेरे साइज़ का, हाँ, आपने पिग इन पॉक कर लिया। मतलब आपने उसको ना जांचा, ना परखा, ना कुछ किया, और आपने गए और जैसा दुकानदार ने दिया उसको पे किया और आप लेके घर पे चले आए। तो उसी को बोलते हैं पिग इन ए पॉक, यानी कि बिना एग्जामिन के कुछ खरीद लेना, उसको बिना जांचे या परखे, उसी को बोलते हैं पिग इन पॉक। आइए ओवर एंड अबव, यानी इसके अलावे क्या हो सकता है, यानी इसके अलावे भाई क्या होगा, इन एडिशन टू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ओवर एंड अबव का मतलब क्या हो जाएगा, इन एडिशन टू। उम्मीद करते हैं 25 इडियम तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए 26 नंबर इडियम देखते हैं, एप्रोपस ऑफ नथिंग। एप्रोपस ऑफ नथिंग का मतलब होता है
किसी भी पिछली चीज़ या स्थिति को अनुकूल न होना, यानी कि एप्रोपस ऑफ नथिंग, यानी कि जैसे आपने कोई भी चीज़ पहले किया उसी से रिलेटेड अब वो चीज़ें नहीं रही, उसी को बोलते हैं। तो इसका इडियम का मीनिंग क्या है? हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, यानी कि वो चीज़ें जो आपने पहले की हैं लेकिन अब वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो उसी को बोलते हैं एप्रोपस ऑफ नथिंग, यानी कि हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। आइए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। बहुत अच्छा इडियम, बहुत ज़्यादा रिपीटेड इडियम। सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि अभी तक ये CHSL में दिखा रहा है ना, ये CPO में भी आया है और स्टेनोग्राफर में भी आया है और शायद CGL में हमको नहीं, हाँ इस दोनों में तो कंफर्म आया है, क्योंकि उस दिन जब मैं PDF बना रहा था तो वहाँ पे था पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। आइए इस इडियम का मतलब समझ लेते हैं। देखिए पेनी वाइज मतलब छोटी चीज़ों पे आप तो चतुर हैं, लेकिन पाउंड फुलिश मतलब बड़ी चीज़ों पे आप मूर्ख हैं। मतलब क्या है कि आप जब जहाँ चालाक होना है वहाँ पे बिल्कुल हमारे यहाँ बिहार में बोला जाता है बुड़बक, तो जहाँ पे चालाक बनना है वहाँ पे आप बुड़बक बन जाते हैं और जहाँ पे बुड़बक बनना है वहाँ पे आप चालाक बनते हैं। उसी को बोलते हैं इंग्लिश में पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। उसको बोलते हैं केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट बट नॉट स्मॉल। उसी को बोलते हैं छोटी रकम के बारे में सावधान लेकिन बड़ी रकम के बारे में नहीं, उसी को बोलते हैं। आइए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर हो जाएगा अपील टू सीजर, यानी कि किसी चीज़ को डिमांड करना उस चीज़ के लिए हायर पॉसिबल। जैसे आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही इच्छुक हैं उस चीज़ को करने के लिए, उसी को बोलते हैं अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। यानी कि अपील टू सीजर का मतलब क्या हो जाएगा? अपील टू सीजर का मतलब हो जाएगा अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, यानी उच्चतम बिंदु के चीज़ों को अपील करना। मतलब उस चीज़ को पाने के लिए अपील टू सीजर का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए उच्चतम बिंदु, तो अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। आइए 29 नंबर देखते हैं, टू टेक द विल। अब देखिए विल मतलब क्या होता है? विल मतलब होता है घूंघट। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। हमने एक दिन आपको ये इडियम मैंने एक दिन द SSC केव के टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ था और उसका मैंने एक अच्छी सी एक फ़ोटो भी लगाई हुई थी लड़की भी। और बाकी हमको लगता है कि जो वो टेलीग्राम से जुड़े होंगे लोग, उन लोगों को तो देखने के बाद ही समझ में आ गया कि टेक द व्हील मैंने एक बार इडियम में डाला भी हुआ था। तो इसीलिए सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे मैं कभी कभी कोई इडियम होता है जो वहाँ पे रिलेट करता है, तो मैं उसको हंसी में मजाक में जैसे भी होता है वहाँ पे आपको अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से बच्चे सीख लेते हैं। तो टू टेक द वेल का मतलब होता है घूंघट ले लेना, टू बिकम ए नन, क्या बोलते हैं उसको? नन बन जाना, तपस्वी बन जाना। तो घूंघट ले लिया यानी क्या ले लिया? टू टेक द वेल का मतलब होता है टू बिकम ए नन। आइए आज का लास्ट इडियम देखते हैं, रिच द फीवर पिच। देखिए रिच द फीवर की पिच का मतलब होता है कि मतलब आपका जो फीवर है बिल्कुल रीच कर गया। मतलब आप क्या हैं? मतलब आप बहुत ही उत्तेजना से किसी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल बहुत ही उत्तेजित हो गए हैं, तो उसी को बोलते हैं रिच द फीवर पिच। यानी कि इसका फीवर जो है बहुत ही रिच कर गया है, मतलब बुखार जो है बहुत ही रिच कर गया है। इसका इडियम का मीनिंग क्या है? टू डू गो स्ट्रॉन्ग वन कैन नॉट कंट्रोल देम, यानी वह चीज़ें जो आप बहुत ही अत्यधिक हो गया है और जिसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है। तो टू डू गो स्ट्रॉन्ग दैट वंस कैन नॉट कंट्रोल देम। उम्मीद करते हैं आपको 30 इडियम, ये जितने भी हार्ड वाले इडियम थे, आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट होगा तो इसके अलावा हमको ज़रूर बताइएगा। और ये इडियम आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जहाँ भी आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हों या फिर किसी अन्य ग्रुप में हो या फिर लाइब्रेरी में आप दोस्तों से मिलते हो, तो उनको ये चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और उनको ये वीडियो जिनका सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि जैसे इडियम तो पढ़ने के बाद उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने अभी आपने पीछे देखा कि मैंने एक एक इडियम को कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, क्या चीज़ें वहाँ से निकल के आई, कब ये कौन सी एक नदी है उसको पार किया तो ऐसे हो गया, या फिर स्क्रैप द बैरल मैंने पढ़ाया, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि आपको पिग इन पॉक पढ़ाया कि गए आप बिल्कुल और वहाँ पे बिना एग्जामिन करने कुछ ले लिया, तो उसी को बोलते हैं। तो इसी तरह एक एक चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर करके आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो में की है। अगर ये आपको एफर्ट अच्छे लगते हैं, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है, तो इसी तरह और भी लोगों को वीडियो शेयर करिएगा। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाइए और द SSC के वहाँ पे सर्च करिएगा। वहाँ पे आपको चैनल दिखेगा जहाँ पे अभी 70 से 80 लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप भी जाइएगा, जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा
वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आप क्वेश्चंस भी अपना भेज सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई डाउट होगा, या फिर आपको साउंड में या फिर कोई आपको चीज़ें नहीं दिखती हैं, या फिर कुछ और भी आपको लगता है कि ये चीज़ें चैनल पे कराना चाहिए, या फिर OWS के वीडियो आना चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमको कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, उसके वीडियो में भी लाने की कोशिश करूँगा। और जल्द ही मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल पे डेली का डेली एक होमवर्क भी दिया करेंगे, जिसका कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को आंसर देना रहेगा। तो जल्दी ही मैं वो चीज़ें भी करूँगा। और इसके अलावा अगर और भी चीज़ें आपको कुछ लगती हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।